नमस्कार। बिहार चुनाव के नतीजे आपके सामने आ ही रहे हैं। तमाम चैनल्स आपको ताज़ा हालत बता ही रहे हैं। हमने जो कुछ समझा है इस सबसे, एक तो जितने भी एग्ज़िट पोल्स होते हैं, ये पहले भी समझ में आई थी बात, अब फिर दोबारा से समझ में आ रही है। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए एग्ज़िट पोल्स को। मेरा एग्ज़िट पोल्स इलेक्शन एनालिसिस से नाता बहुत पुराना रहा है, सन 84 से रहा है। और हमेशा मैंने देखा है कि जहाँ पर तो कोई लहर जैसी स्थिति बनती हो, वेव, वहाँ तो मुमकिन होता है कि आप प्रोजेक्ट कर पाएँ कि हाँ, इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी। लेकिन जहाँ पर वेव जैसी, लहर जैसी स्थिति ना बनती हो और मिली जुली सरकार के इम्कान हो, संकेत हो, वहाँ बड़े से बड़े दिमाग भी फेल हो जाते हैं। मुझे याद है पिछले दफ़े जब बिहार चुनाव का विश्लेषण कर रहे एक चैनल ने, मैं 9 बजे ऊपर से बेडरूम से नीचे अपने कमरे में आया था, तब उस चैनल के दिग्गज जो थे वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार के हारने की वजह क्या है। करीब 9:25 पर मैं अपने वॉशरूम से बाहर निकला, तब वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार के जीतने की वजह क्या है। बिल्कुल इसी तरह दिग्गज ने, एक और बहुत बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 288 सीटें दे दी थी। बहरहाल एग्ज़िट पोल्स की जहाँ तक बात है, उन पे ना जाया जाए तो अच्छा है। अब जैसे दैनिक भास्कर का है, 120 से 127 एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 71 से 81, जबकि महागठबंधन की सीटें इससे ज़्यादा हैं, और एलजेपी को 12 से 23, जबकि उसकी 0 है इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है वो तो और भी ज़बरदस्त निकला, 69 से 91 सिर्फ एनडीए को, जबकि एनडीए की सीट कहीं ज़्यादा है इससे। और महागठबंधन को 139 से 161, हालांकि वो उसको अभी तक नहीं मिली है, रुझान जो बता रहे हैं। और न्यूज़ एक्स की है जो एग्ज़िट पोल, 110 से 117 एनडीए, 108 से 123 एमजीबी महागठबंधन। रिपब्लिक टीवी, जन की बात, 91 से 117 एनडीए, 118 से 138 महागठबंधन। टाइम्स नाउ सी वोटर, 116 एनडीए, 120 महागठबंधन। ये एग्ज़िट पोल्स हैं, नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, रुझान भी आ रहे हैं। बहरहाल इससे जो बातें हम समझे हैं वो एक ये है कि एग्ज़िट पोल्स को गंभीरता से नहीं लेना जब तक चुनाव के रिजल्ट्स पूरे ना हो जाएं। रुझान भी कभी कभी सही तस्वीर बयान नहीं करते, जैसे बिहार में हो रहा है। 4 करोड़ 10 लाख वोटर्स में से शाम तक मुश्किल से 1 करोड़ से ज़्यादा की गिनती हो पाई थी। दूसरी बात, जेडीयू नीतीश कुमार की, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके इम्प्लीकेशंस पर भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं, जो सीटें मिल रही हैं, रुझान जो दिखा रहे हैं, वो किसी बिहार के नेता के नाम पर नहीं मिले, कोई था ही नहीं जिसको पोस्टर बॉय बनाया जाता, लिहाजा प्रधान सेवक की शक्ल पर ये चुनाव लड़ा गया। तो जाहिर है कि प्रधान सेवक को वोट दिए हैं, जितने भी वोट बीजेपी को आए हैं, किसी सुशील मोदी या किसी और नेता को नहीं दिए बीजेपी के। अब प्रधान सेवक बिहार के मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार के पास स्पष्ट है कि मैंडेट नहीं आ रहा, जो जनादेश होता है वो नहीं आ रहा है। बावजूद इसके क्या वो एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, जिसकी बागडोर मजबूत पार्टी, उनसे कहीं ज़्यादा आगे वाली पार्टी बीजेपी के हाथ में हो? ये देखना बाकी कि उनकी अंतरात्मा इस दफ़े क्या कहती है। अंतरात्मा अपने आप में एक बहुत ही सुविधाजनक हथियार भी होता है, औजार भी होता है। वक्त वक्त पर जागती है लोगों की, वो पार्टियां बदल लेते हैं क्योंकि अंतरात्मा ने कहा ऐसा, विचारधारा भी बदल लेते हैं क्योंकि अंतरात्मा ने कहा। देखते हैं इस दफ़े नीतीश कुमार की अंतरात्मा क्या कहती है। कांग्रेस, छोटा मोटा फ़ायदा हुआ तो हुआ है। तेजस्वी यादव, जितनी भीड़ उनकी रैलियों में जुटी उस हिसाब से उनकी सीटें नहीं आई हैं। इस वक्त भी नेक एंड नेक, कांटे की टक्कर चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भीड़ पैमाना होती है किसी की जीत का? नंबर 1। नंबर 2, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अगर प्रधान सेवक वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी से? और नंबर 3, नीतीश कुमार की अंतरात्मा क्या ये गवारा करेगी कि उनको जनादेश नहीं मिला, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बनना पसंद करें, एक ऐसी कठपुतली की तरह जिसकी डोर बीजेपी के हाथ में होगी?
माफ़ कीजिए, मुझे बार बार गला साफ़ करना पड़ रहा है। दिल्ली का हाल बहुत ख़राब है। आज सुबह से लेकर अब रात होने को आई है, रात हो चुकी है, अभी भी मतलब सुबह वाला अंधेरा ही चल रहा है। और अब जब सूरज तो खैर दिखा ही नहीं आज दिन भर, और स्मॉग छाया हुआ पूरा दिल्ली और आसपास के इलाकों में। मैं घर में हूँ, बावजूद इसके गला साफ़ करना पड़ रहा है। माफ़ी चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो छुप गई है चुनाव के शोर में। वो ये है कि एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। हमारे पर्सनल डेटा में सेंध लगी है। बिग बास्केट का जो वेबसाइट है, बिग बास्केट का जो अकाउंट है, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बिग बास्केट से, उसमें करीब 2 करोड़ जो ग्राहक हैं उनका निजी डेटा उसमें सेंध लगा ली गई है। और उसको $40,000 के लिए, एक जगह होती है डार्क वेब, आप मान सकते हैं जैसे ये गैर कानूनी बाजार है, ये $40,000 के लिए 2 करोड़ भारतीयों का जो निजी डेटा है उसको बोली पर लगाया गया है, अब फॉर सेल लगाया गया है। ये हुआ तब जब साइबल नाम की साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने कहा है कि पोटेंशियल ब्रीच हुआ है, एक संभावित सेंध हुई है, और वो पब्लिक में ले आई उसको। ये 14 अक्टूबर को हुई थी, ये सेंध मारी गई थी, और उसके बाद 30 अक्टूबर को इसको डिटेक्ट किया गया, पहचानी भी गई, और बिग बास्केट मैनेजमेंट को 1 नवंबर को बताया गया, और साइबर सिक्योरिटी फर्म ने इसकी डिटेल्स 7 नवंबर को पब्लिक कर दी, पब्लिक डोमेन में ले आई। अब क्या क्या जो लीक हुआ है उसमें वो ये है, सिबिल के मुताबिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा ज़ाती डेटा है, करीब 2 करोड़ ग्राहकों का, वो पूरा नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड हैशेस, जो मतलब संभावित रूप से पोटेंशली ओटीपीज भी हैश हो सकते हैं इसमें, पिन, कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे जो जितने भी होंगे हमारे डेटा में, हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में, मोबाइल एंड फ़ोन दोनों, लैंडलाइन भी और मोबाइल भी, पूरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, और आईपी एड्रेसेस जहाँ जहाँ से ग्राहकों ने लॉगिन किया हो, ये सब कुछ $40,000 के लिए डार्क वेब, गैर कानूनी काली मार्केट, उसमें अब फॉर सेल लगा दिया। अब बिग बास्केट ने ये कहा है कि हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि इसको फ़ौरन कैसे रोका जाए, यानी कि उन्होंने मान लिया कि ऐसा हुआ है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि किस हद तक हुआ है ये भी जांच रहे हैं, और कितना सही है ये भी देख रहे हैं। और क्राइम सेल जो है बेंगलुरु पुलिस का क्राइम सेल, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट भी दाखिल करवाई है, और साथ में एक जो से स्टेटमेंट आती है कि हमारे जो ग्राहक हैं उनकी निजता और गोपनीयता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, वगैरह वगैरह। हम कोई डेटा स्टोर नहीं करते, हम तो क्रेडिट कार्ड नंबर भी सिक्योर नहीं करते, और सिर्फ जो हम डेटा सिक्योर रखते हैं ग्राहकों का वो हैं ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स और एड्रेसेस। यही बात सिबिल वाले कह रहे हैं, ये सब जा चुका है। ईमेल आईडी आपको मैंने बताया, हाँ, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड हैशेस, पोटेंशियल हैश्ड ओटीपीज, पिन, कॉन्टैक्ट नंबर्स, मोबाइल और लैंडलाइन दोनों के, पूरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, आईपी एड्रेसेस जहाँ जहाँ से लॉगिन किया गया है, ये ऑलरेडी जा चुका है। पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं कि जब हमारा डेटा, हमारी निजता जो संविधान हमें गारंटी करता है उसका उल्लंघन हुआ है, उसको उसमें सेंध लगाई गई है। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर एक इंडियन वेडिंग प्लानर्स हैं, वेबसाइट है वेडमी गुड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्रधान सेवक की अपनी पर्सनल वेबसाइट NarendraModi.in, फिर भारत मैट्रिमनी, और फिर इंडियन रेलवेज ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टल IRCTC, और उसके अलावा पिछले महीने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, उन्होंने भी एक साइबर अटैक झेला है, और सिबिल ने एक और भी अटैक रिपोर्ट किया था, डेटा ब्रीच, पेटीएम मॉल का। इस सब की शुरुआत कहाँ से? अच्छा, वैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन्होंने तो करीब 5 लाख इंडियन जो वोटर्स हैं उनका डेटा पूरा बेच दिया था, ये फेसबुक पे जो था। और फिर शुरुआत हुई आधार से। आधार को लेकर कुछ शिकायतें जब आनी शुरू हुई तो 2013 में
सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की आधार पर लेकर, और इसमें जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, 5 जजेस की बेंच थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे तब, और जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण। उन्होंने ये दी, जिसमें सिर्फ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने डिसेंटिंग नोट दिया था। इस जजमेंट के मुताबिक 5 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसने कहा कि आधार ज़रूरी है, मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, और परमानेंट अकाउंट नंबर पैन जारी करने के लिए ये आधार कार्ड ज़रूरी है। फिर उन्होंने ये कहा कि आधार ज़रूरी नहीं है बैंक अकाउंट खोलने के लिए और मोबाइल कनेक्शन सिम के लिए, आधार ज़रूरी नहीं है। फिर एक और फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसी में ही कि आधार कोई ज़रूरी नहीं है स्कूल में एडमिशन के लिए, और एडमिशन करने वाले जो स्कूल हैं वो इसे ज़रूरी नहीं बना सकते। और फिर वही जो मैंने बताया कि आधार और पैन को लिंक करना ज़रूरी है, और आधार ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। ये आधार से ही सारा किस्सा शुरू हुआ। हमारा सवाल सीधा साधा ये है कि जब हमारा निजी डेटा ही सुरक्षित नहीं है, हमारे टेलीफोन नंबर, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे सब कुछ, और इतनी ज़्यादा सर्विलेंस पहले से ही है, तो संविधान जो हमें निजता की गारंटी देता है, प्रिवेसी की, उसका क्या हुआ? उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? उसकी हिफाजत करना तो सरकार का काम है। क्या सरकार के लिए ये प्राथमिकता भी है? आज उर्दू दिवस है। अब हिंदी और उर्दू अलग अलग कैसे हुई? पहले ये हिंदुस्तानी या खड़ी बोली कहलाती थी। महात्मा गांधी तक ने कहा था कि हिंदुस्तानी यहाँ की ज़ुबान होनी चाहिए। लेकिन हिंदी और उर्दू के बीच जो शुरुआत हुई अलगाव की, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का था। सर जॉन गिलक्रिस्ट थे एक, उन्होंने ये शुरुआत की कि भाषा के आधार पर भी बंटवारा हो सकता है, होना चाहिए। तो उन्होंने सेवाएं ली जिन साहब की, मैं उनके नाम बता दूं, कि हिंदी को अलग किया जाए जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्द डाले जाए जो हिंदुस्तानी से हैं, और उर्दू को अलग किया जाए उसमें फ़ारसी के शब्द डाले जाएँ। और फिर धीरे धीरे धर्म का रंग चढ़ता गया और उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहा जाने लगा, जबकि उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, यहीं पैदा हुई है। बेशक जो लिपि है उसकी रस्मुल ख़त है, फ़ारसी है, और जो हिंदवी खड़ी बोली वो नागरी में लिखी जाती है। हिंदुस्तानी को रस्मुल ख़त में भी लिखा जा सकता है, देवनागरी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों को अलग अलग करके उसको संस्कृतनिष्ठ बनाया गया एक भाषा को, दूसरी को फ़ारसी के लफ्ज़ बीच में लगाए गए, और फिर उसको धर्म का रंग दे दिया गया। बहरहाल जिन साहिबान की मदद ली गई थी, पंडित सदल मिश्र, लल्लू लाल, श्री सदा सुख और इंशा अल्लाह खां को नियुक्त किया गया था। ये फोर्ट विलियम्स की बात है जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो आज उर्दू दिवस है, उर्दू यहाँ की ज़ुबान है भारत की। तो मंजर भोपाली साहब है, मैं उनकी कविता आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मंजर भोपाली अर्ज़ करते हैं, ज़बान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है। ज़बान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। ज़बान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। मेरी मज़लूम उर्दू तेरी सांसों में घुटन क्यों है, तेरा लहजा महकता है तो लफ्ज़ों में थकन क्यों है, तेरा लहजा महकता है तो लफ्ज़ों में थकन क्यों है। अगर तू फूल है तो फूल में इतनी चुभन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। अपने ही वतन में बेवतन, यहीं पर पैदा हुई। ये नानक की, ये खुसरो की, दया शंकर की बोली है। ये दीवाली, ये बैसाखी, ये ईद उल फित्र होली है। मगर ये दिल की धड़कन आजकल दिल की जलन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। ये नाज़ों की पली थी मीर के गालिब के आंगन में, जो सूरज बन के चमकी थी कभी महलों के दामन में। वो शहज़ादी ज़ुबानों की यहाँ बेअंजुमन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। मोहब्बत का सभी ऐलान कर जाते हैं महफिल में कि इसके वास्ते जज्बा है हमदर्दी का हर दिल में। मगर हक़ मांगने के वक्त ये बेगानापन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। ये दोशीज़ा जो बाज़ारों से इठलाती गुज़रती थी,
ये दोशीज़ा जो बाज़ारों से इटलाती गुज़रती थी, लबों की नाजुकी जिसकी गुलाबों सी बिखरती थी, जो तहज़ीबों के सर की ओढ़नी थी, अब कफ़न क्यों है? जो तहज़ीबों के सर की ओढ़नी थी, अब कफ़न क्यों है? वतन में बेवतन क्यों है? मोहब्बत का अगर दावा है तो इसको बचाओ तुम। मोहब्बत का अगर दावा है तो इसको बचाओ तुम। जो वादा कल किया था आज वो वादा निभाओ तुम। वतन में बेवतन क्यों है? हमने जितनी कोशिश करनी थी करी है, आज आगे भी करते रहेंगे उर्दू को बचाने की। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।